हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। यूपीपीएससी आरओआर 2023 और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम आप सभी के बीच में आ चुके हैं पुनः एक बार। यूरोपियंस आगमन से लेकर के माउंटबेटन प्लान तक का, मतलब भारत की आजादी तक का सारा किस्सा आपको सुनाने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी जुड़ जाइए। जो लोग नए हमको देख पा रहे हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें दोस्त, ठीक है। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये हमने प्रश्न इसलिए लिए हैं सर क्योंकि पिछला बार जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, वो आपने देख लिया कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ। आईएएस के क्वेश्चन भी उसमें डाले गए, तो बीपीएससी लेवल डाउन नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है। इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम है और बच्चे लोग ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा आप, हालांकि वो नहीं है, लेकिन हम आपको उस स्तर तक का पढ़ा देंगे। हाई, मॉडरेट, लो, सब स्तर पढ़ा देंगे दोस्त। अभी जुड़िए तो सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन दूसरा दिया है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हम अगर बात कर लें तो रॉबर्ट क्लाइव के विषय में, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये सबसे पहली दफा, रॉबर्ट क्लाइव के विषय में बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये भारत जो है ये आया था 1758 से 60 तक था। 1758 से 60, हालांकि ये 1758 था, हालांकि ये जो है 1765 में भी आया था। ये 1765 से 67 तक। बात क्लियर हो गई। रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल नहीं था मेरे दोस्त। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये पहला गवर्नर था। क्या था? पहला गवर्नर था। ये गवर्नर जनरल नहीं था। बात क्लियर है मेरे दोस्त? गवर्नर जनरल नहीं था। लेकिन जो वारेन हेस्टिंग था, थोड़ा सा और जान लीजिए। जो अगर बात करें प्रथम गवर्नर की जनरल की, तो वारेन हेस्टिंग जो है ये 1774 में आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करके आया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आता है। और उसके बाद से जो बंगाल का गवर्नर था, वो तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये बन गया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था तो वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो उस हिसाब से विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बन गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? पूरी कहानी समझ में आ गई। तो अब भाई इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल दो सही है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, किसके द्वारा? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है दोस्त। और अगर आपसे पूछे कि भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, जनरल नहीं केवल गवर्नर पूछेगा, तो आप बताएंगे इसको, क्लाइव को। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी के क्रम में 1774 में जो है ये कह दिया गया कि अब जो है गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, ठीक है दोस्त। तो आपका पहले का बी सही है। ये आप छोटे से एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक सारे में ये प्रश्न आते हैं, आपको कवर हो जाएगा। इसीलिए हाई क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपका लो क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं सर। क्या है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आ गया प्रश्न रिपीटेड, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। बताओ सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात कर लें सर कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था, अभी हमने जस्ट बताया। जैसे रॉबर्ट क्लाइव हमने बताया ना अभी कि ये जो है सबसे पहले 1758 में आया, 58 से 60 तक था। उसके बाद फिर ये 65 में आता है, 65 से लेकर 67 तक रहता है। 65 में आया क्यों था ये? आपको पता है 1764 में जो है हुआ था बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था सर। और बक्सर के युद्ध में जब विजय हुई अंग्रेजों की, तो ये हुआ कि साहब समझौता कौन करेगा। तो समझौता के लिए जो है इसको भेज दिया गया कि ऐसा है, आप जो है पिछली बार भी कुछ अच्छा कर के आए थे
तो आप जो है चले जाइए और समझौता करके आइए। तो इसने ये समझौता कराया था रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग के विषय में आपको पता है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे भारत का प्रथम गवर्नर, तो ऐसे ऑप्शन में ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का, अभी हमने जस्ट बताया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए कब आया है, RAS RTS प्री 1997 में। लॉर्ड मायो को हम क्यों याद करते हैं भैया, तो लॉर्ड मायो बहुत चीजों के लिए, पहली बात तो ये 1872 में जनगणना शुरू कराया था, ये 1872 में जनगणना शुरू कराया था। एक तो इसका ये है, ठीक है। हालांकि जो नियमित जनगणना है, ये जनगणना पहली बार हुई थी। नियमित जनगणना जो है ये जो है आगे चल करके फिर 1881 से रिपन के टाइम से हालांकि नियमित जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना जो है ये हुई थी दोस्त, ठीक है। और एक विषय में इसके ये भी कहा जाता है कि ये जो लॉर्ड मायो था, ये जो है 1871 में जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए जो है अलग से विभाग बनाया था। कौन सा, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक सर्वेक्षण, सारी जानकारी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मायो के विषय में और क्या चीज आपको जानने की आवश्यकता है तो इसकी हत्या जो है, लॉर्ड मायो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में हुई थी। कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप पर हुई थी। और ये प्रश्न पूछता है कि किस गवर्नर जनरल की हत्या जो है कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो इसी की हत्या हुई थी। लॉर्ड डलहौजी को आप किस लिए जानते हैं, तो भैया डलहौजी को जो है ये हड़प नीति के लिए जाना जाता है। किसके लिए, हड़प नीति के लिए। इतना सारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी आपके कि फिर आप जो है भूलने का प्रयास भी एक बार करेंगे ना तो शायद ही भूल पाए, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो डलहौजी की हड़प नीति के लिए, या इसको जैसे इसीलिए कहा जाता है व्यापकगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसने जो है, इसमें हमने बताया ना सजय सभा, उझाना, करौली, ये सब सारी चीजें, मतलब सतारा, भाई इसके अंतर्गत कौन आया था, सतारा, ये 1848 में पहली दफा आया था। उसके बाद जैतपुर था, जैतपुर, संभल था, ठीक है, संभलपुर था। उसके बाद आपका बघाट आ गया था। तो अब इसमें देखिए हुआ ये था। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है आपका अवध आता है। अवध में क्या है कि भाई अवध में जो है एक इसको कुशासन के आरोप में मिलाया था, कुशासन का आरोप लगाया, और 1856 में इसको मिलाया था। कौन मिलाया था भैया, यही डलहौजी था। तो अगर आप बात करें इसकी, इस प्रश्न की, तो प्रश्न के उत्तर की तो कल्पना आप इसमें नहीं कर सकते सर। क्यों, क्योंकि भाई इसमें रॉबर्ट क्लाइव अगर आप मान रहे हैं तो ये रॉबर्ट क्लाइव को मान रहे हैं तो ये तो भाई गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मायो तो गवर्नर, लेकिन ये पहला नहीं था। तो लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ रहा है तो ये थे आपके विलियम बेंटिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ये आपका, इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या बिल्कुल गलत हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया तीसरा प्रश्न आपका है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। फिर से आ गया, देख लिया BPSC प्री एग्जाम में हुआ था 2020 में, इसलिए हमने ले लिया कि आप इसको भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे। नहीं होता है कि भूल कर हम तुम्हें भूल कर भी तुम्हें याद आने लगे, ठीक है, याद आने से पहले। तो ये इस टाइप का है, भूलने नहीं देंगे सर आपको। तो लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। बताओ भैया भारत का प्रथम गवर्नर, हाँ ऑप्शन ई मेन होता उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा, तीसरे का क्या होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो ये RAS से हमको लगता उठाया था, बस इसमें ऑप्शन नंबर ई ऐड कर दिया इसने। तो देखो भैया अगर हम कैनिंग की बात, लॉर्ड मायो की बात कर लें तो लॉर्ड मायो के बारे में हमने बताया ना, अभी जनगणना कराया था 1872 में, 1872 में जनगणना, और ये पहला वायसराय था जिसकी इसके कार्यकाल के दौरान जो है इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और लॉर्ड लिटन को किस लिए याद किया जाता है, तो लॉर्ड लिटन जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था, ठीक है सर। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था, इसमें जो है प्रतिबंध लगाया गया था। और इसमें एक कहा जाता है कि इसने जो है अफगानिस्तान के लिए आक्रमणीयता की नीति अपनाई थी, साहब इसमें हमको बोलना नहीं है, ठीक है।
लॉर्ड डफरिन के विषय में अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो लॉर्ड डफरिन जो है, इनके समय में कांग्रेस का निर्माण हुआ था, कांग्रेस का निर्माण हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपका, लॉर्ड कैनिंग जो है ये इसलिए भी जाने जाते हैं 26 जुलाई को ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप जो है इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है अधिनियमित किया था। तो इनको तो सबसे पहले जानते हैं विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा ये पुनर्विवाह के लिए जानते हैं, ठीक है सर। विधवा पुनर्विवाह इन्होंने शुरू किया था, मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसमें जो है शुरू किया था। और आगे चल करके जो है, हालांकि इससे पहले 1829 में जो है, 1829 में बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, जो प्रथम गवर्नर, इसका आंसर जो सही हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने क्या किया था सर? विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को खत्म कर दिया था। किसको? सती प्रथा समाप्त, सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है 1829 में। जो कैनिंग था ये जो है भारत का पहला वायसराय था, प्रथम वायसराय। वायसराय कब बनाए गए थे? तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1858 में महारानी का एक घोषणा पत्र आया था जिसके तहत जो है इसमें वायसराय बना दिया गया था। और ये कहा गया, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि राज्यों की जो विलय की नीति है, जो हड़प की नीति, विलय की नीति थी, तो उसको खत्म कर दिया कि साहब ऐसा नहीं होगा। और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। मतलब क्या? पूर्णतः राजाओं के विरोध से जो अंग्रेज थे वो अपने आप को हटाने लगे। साहब क्या मतलब विरोध करने का, फिर वही होगा, संग्राम होगा, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है सर। तो इसमें जो राइट आंसर मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्या है? बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भैया? विलियम बेंटिक था, जिसने 1829 में क्या सती प्रथा का अंत किया था। और कैनिंग को किसके लिए किया था? विधवा पुनर्विवाह 1856 लेकर के आया था ये, ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं सर। इतनी व्याख्या के साथ आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कम से कम अगर लाइक कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो। बाकी अगर ऐसे ही करना तो फिर कोई बात नहीं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। बताओ भैया, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, बताओ इसमें क्या सही है? वारेन हेस्टिंग, जाहिर सी बात है, वारेन हेस्टिंग गवर्नर कब बना था? ये 1774 में बना था, 1774 में बना था, एकदम बात क्लियर है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था सर? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो पहली 12 अगस्त को हुई थी, दूसरी 12 और 16 अगस्त, 16 अगस्त, और उसके बाद जो है ये हुई थी 1765 में, ठीक है। क्लाइव का पुनः आगमन कब हुआ था? क्लाइव का जो पुनः आगमन था वो था 3 मई 1765 को। अब बताओ अभी इसमें पहले नंबर पे क्या आ गया? पहले नंबर पे तो वही आपका, पहले तो बक्सर के युद्ध होगा, तो 3 नंबर पे ये पहले नंबर पे आ गया। बक्सर के युद्ध के बाद जो है भाई ये आया था मई में, ये मतलब पहले आएगा क्लाइव आएगा, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। दूसरे नंबर पे क्लाइव आएगा, तीसरे नंबर पे आपकी इलाहाबाद की संधि होगी, और चौथे नंबर पे वारेन हेस्टिंग आएंगे। मतलब 3, 1, 2, 4। इसमें कौन सा ऑप्शन सही मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ये कब पूछा गया है? तो आरओ री एग्जाम प्री 2016 में पूछा गया है। आपसे बीपीएससी पूछ सकता है, बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की थी। जाहिर सी बात है, जो कार्नवालिस था इसको जो है स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, तो इसने काम अच्छा किया था। ऑप्शन बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय जो है क्लाइव को जाता है। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, क्लाइव को जाता ही है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था। उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने द्युत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्धि क्षेत्र जोड़े। ये तो बात बिल्कुल सही है सर। ये आपको ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। लेकिन अगर सही नहीं कोई है तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाई ड्यूटी के सिद्धांत पर ही उसने जो है जैतपुर,
सतारा, संबल, बघाट, उदयपुर, झांसी को 1853 में जोड़ा। फिर उसके बाद जो है 54 में नागपुर को विलय किया। फिर उसके बाद 56 में अवध का विलय किया। तो ये सारी चीज़ें तो डलहौजी वाली ये भी सही है। वारेन हेस्टिंग ने मजबूती के साथ रखी थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और क्लाइव ने सैनिक सुधार की भी बात बिल्कुल सही। लेकिन ये पहली बात तो ब्रिटिश शासक नहीं था, और दूसरा ये कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे उसने संग्रहित नहीं किया था, बल्कि उससे पहले बहुत सारे लोग संग्रहित कर चुके थे दोस्त। तो और कुछ इसमें जानना आपको? बिल्कुल, देखिए इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सी स्लीमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मयो, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके स्थापना, अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई जो स्थापना हुई थी वो 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना की शुरुआत हुई थी। और किसके बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई? तो एक तरफ तो क्लाइव था और एक तरफ जो है सिराजुद्दौला था। ठीक है दोस्त, ये सिराजुद्दौला था। इसमें क्लाइव जीतता और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। तो देख लीजिए इसमें कौन सही है। इसमें आपका सही है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल ऑप्शन सी आप इसको सही मारेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको तो नहीं होनी चाहिए। और कुछ जानना है? जैसे मयो के टाइम हमने बता ही दिया था साहब, लॉर्ड मयो जो है इसके टाइम में वही जनगणना हुई थी, 1872 में जनगणना हुई थी। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो है ये 1871 में ये एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी इसने स्थापना की थी। ठीक है, तो अब जैसे इसके लिए आप कर सकते हैं। लॉर्ड मिंटो जो है ये आया था आपका 1905 में आया था। 1905 से लेकर के 10 तक था, 1910 तक। इसको किसके लिए किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करी थी। तो लॉर्ड मिंटो को इसके लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ब्लैक से कर दें भैया, ब्लैक से रॉबर्ट क्लाइव क्या? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया सातवां प्रश्न? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताओ भैया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह प्रश्न आपका जी शुजाउद्दौला ने किया था, अस्फाउद्दौला ने किया था, राजा चेत सिंह ने किया था, या राजा महीप नारायण सिंह ने किया था? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसने किया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है UPRO ARO प्री 2021 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? देखिए जो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे ऑप्शन ए जो दिख रहा है शुजाउद्दौला, और ऑप्शन बी अस्फाउद्दौला, ये लोग यहाँ के जैसे ये अवध के थे। ठीक है, तो इन्होंने बनारस विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे वो थे राजा चेत सिंह। क्या? राजा चेत सिंह ने जो है यहाँ का नेतृत्व किया था सर, है ना। अब जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई बनारस की संधियां, तो बनारस की जो पहली संधि हुई थी मुगल शाह आलम द्वितीय और कोरा के जो शासक थे उनके बीच में हुई थी। ठीक है, लेकिन जो बनारस की दूसरी संधि होती है, बनारस की जो दूसरी संधि होती है सर, कब होती है? 1775 में होती है। ठीक है, दूसरी संधि को जिसे इसको फैजाबाद संधि के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? फैजाबाद संधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था कि जो शुजाउद्दौला था इसकी मृत्यु हो जाती है और कंपनी की शासन करने वाली परिषद द्वारा अवध के नए वजीर पर इसे मजबूर किया गया था। वजीर को ब्रिटिश सैनिकों के उपयोग के लिए बड़ी सब्सिडी का भुगतान करना पड़ा और बनारस और ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। इस संधि के कारण, मतलब ये जो आपकी फैजाबाद की संधि होती है, मतलब ये शुजाउद्दौला की मृत्यु के कारण जो वजीर होता है उसके ऊपर लोग प्रेशर डालते हैं, साहब आपको इतना देना पड़ेगा, और उसने बनारस को क्या किया? दे दिया। इस कारण से, इस संधि के कारण से ही बनारस के राजा जो थे वो राजा चेत सिंह थे, और इन्होंने जो है
इसका क्या किया, इसका विरोध कर दिया। तो सर इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो बनारस की संधि हुई थी या फैजाबाद की संधि जिसको कहा जाता है 1775 में, ये उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि इसमें जो है उनके अधिकारों का हनन हुआ था। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर, क्या भैया 8वां नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड वेंटिक। बताओ सर इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी के विषय में जान लीजिए हल्का सा। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये वारेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1774 से लेकर के 1785 तक था दोस्त। ठीक है, हालांकि पहले आ गया था लेकिन तब बंगाल का था, बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया है। इसकी स्थापना कब करता है, तो ये करता है 15 जनवरी 1784 में करता है, 1784 में करता है ये। तो इसमें अगर आपसे पूछे भाई बंगाल गवर्नर जनरल कौन था, तो जाहिर सी बात है ये 1774 से 1785 तक था ये। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे आगे दे दिया आपको कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे होता क्या थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप तो सही रहेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की किसके लिए, कॉर्नवालिस कोड के लिए याद किया था। किसके लिए, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड के लिए याद किया जाता है इसको। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवक जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का और किसके लिए, अस्थाई बंदोबस्त के लिए याद किया जाता है। किसके लिए, अस्थाई बंदोबस्त के लिए याद किया जाता है। ठीक है, और इसकी कब्र कहाँ पे है, तो इसकी कब्र गाजीपुर में है दोस्त। कहाँ पे है, गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेजली कहाँ के लिए याद किया करते हैं भैया, तो लॉर्ड वेलेजली जो है ये याद किया जाता है सहायक संधि के लिए। किसके लिए, सहायक संधि के लिए। ठीक है, मतलब ये इनका ये उद्देश्य था कि जो राजा थे उनको अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने का एक प्रयास था सहायक संधि के माध्यम से। और ये कहते थे कि साहब आप हमसे सेना लीजिए, हम जो है आपको सुरक्षा देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद किया, मैसूर किया, तंजौर किया, अवध किया, उसके बाद पेशवा, बरार, भोसले, सारी चीज़ें। हालांकि अवध के लिए कहा जाता है कि इसमें जो है क्लाइव ने ही इससे सहायक संधि कर ली थी, उसके बाद वेलेजली भी कर लेता है। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के टाइम में हुआ था, जिसमें जो वहाँ का शासक टीपू सुल्तान था वो मारा गया था और इन लोगों ने जो है अधिकार कर लिया था मैसूर के ऊपर। ठीक है दोस्त, तो इसमें आप याद कर लीजिए। अब इसमें किसने स्थापना है, सब इसमें एक और नाम बच रहा है। कौन नाम बच रहा है, विलियम बेंटिक का। तो भैया आपको पता है जो विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक अलग था, लॉर्ड बेंटिक अलग था, तो इसमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई उपयोगिता है नहीं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा, ब्लैक से आते हैं और बताते हैं आपको, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या है भैया, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। कौन भैया सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग से। यूपी पीसीएस प्री 2006। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर बात कर लेते हैं ना सर यहाँ पे, तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसको घेरे की नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेरे की नीति बोलते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति बोलते हैं। ये दरअसल इसको दो लोगों के लिए याद किया था। एक तो वारेन हेस्टिंग था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो था वेलेजली। इन दोनों को जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के लिए याद किया जाता है। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठाओं के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया, और इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य
राज्य मतलब बफर स्टेट, जैसे ये बफर स्टेट बनाते हैं, इसके ये चारों ओर रहेगा, तो बनाने का प्रयास किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। भाई हम ये कहते हैं कि ये हमने जिम्मा ले लिया, जैसे हम भारत हैं, हमने जिम्मा ले लिया नेपाल का, यहाँ पे है ना, हमने जिम्मा यहाँ म्यांमार कर लिया, तो ये हम अपने भी सुरक्षा कर रहे हैं, और ये यहाँ से किसकी सुरक्षा कर रहे हैं, चाइना से, सब उनको भी बचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि इसको आगे चल करके जो है कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला था कि अवध का नवाब जो है व्यय का बोझ उठाएगा, और इस पर अवध की रक्षा, बंगाल की रक्षा। वेलेजली के आने से कंपनी की भारतीय रियासतों के संबंध में परिवर्तन आया, और वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को जो है अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयास किया। तो वही जो है आपकी कहलाती है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति। कि साहब हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमको पैसा दीजिए, अब हम जब आपकी सुरक्षा करें तो आप हमारी स्वयं सुरक्षा भी होती रहेगी। तो इसमें ये सारी चीजें थी। तो कौन संबंधित था भैया, वारेन हेस्टिंग जो था ये भी था, और अगर वेलेजली आपको ऑप्शन दिख जाता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है दोस्त, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग फेंस की नीति इसको बोला जाता है। तो रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है, ये झारखंड PCS प्री 2013 में आया था। हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या क्लाइव, बताओ भैया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर। ये अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC 2005 में पूछी है और आपको BPSC 1996 में पूछी है। बताओ भैया इसमें क्या सही हो जाएगा। देखिए इसकी जो शुरुआत होती है मैं बताऊं आपको, तो जो आपका 1764 में जैसे बक्सर को युद्ध हो जाता है, 1765 में क्लाइव आ जाता है। 1765 में कौन आता है, क्लाइव आता है, रॉबर्ट क्लाइव। 65 से 67 तक रहता है, आपको पता ही है। इसने क्या किया कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई पहली दफा। और इस प्रणाली के माध्यम से उसने कहा कि भाई मैं राजा, मेरे बीच का एक व्यक्ति रहेगा और एक व्यक्ति इधर रहेगा। इन्होंने 2 उपदीवान, भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद जैसे जीता, और जब लिया तो इसने वारेन हेस्टिंग ने जो है 2 उपदीवान रख दिए। एक का नाम था जो है मोहम्मद रजा खान था, और एक था सीताब राय। मतलब कल बंगाल बिहार को भी देखना था और उड़ीसा को भी देखना, तो ये दोनों हो गए। तो इसने द्वैध शासन प्रणाली अपनाई। लेकिन जब 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग आता है, और इसने जो है शासन करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बनाया था भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था। इसमें अन्य दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। साहब हम खुद हैं, एक तो राजा है ये, एक हम हैं, तो फिर इनका क्या काम है। इसने क्या किया, इनको समाप्त कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कभी कि साहब किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था इसको। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर फिर इसको मुकदमा भी चलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न लेते हैं। 12 नंबर क्या भैया, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 BPSC प्री 2020 याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, ये आए हुए हैं और आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सर, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, ये भाई वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। अब कर्जन जैसे आ गया है, तो कर्जन जो है थोड़ा सा लेट आया है, तो इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई कर्जन के विषय क्यों हम याद करेंगे। तो सबसे पहले कर्जन जो था, ये इसका सिद्धांत था फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ये पूछा जाता है, फूट डालो राज करो, इसका ये सिद्धांत था। और इसने इसी सिद्धांत को मतलब ये कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन, क्योंकि क्रांति का
स्थल बन चुका था बंगाल, इसका विभाजन कर दिया 20 जुलाई 1905 को। हालांकि वो इसके विरोध में 7 अगस्त से जो है आंदोलन शुरू हो गया, और 7 अगस्त 1905 को जो वंदे मातरम आंदोलन है उसको स्वदेशी आंदोलन बोलते वो शुरू हुआ। 16 अक्टूबर को हालांकि विभाजन प्रभावी हुआ, लेकिन 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और ये कहा गया बंगाल विभाजित नहीं होगा, ये एक है। और उसके बाद जो राजधानी कलकत्ता थी उसको दिल्ली ले आया गया, तो 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी। तो ये कर्जन का काम था। हालांकि जो राजधानी ले आने का काम था वो तो आगे चल करके जो है होर्डिंग करता है, ठीक है दोस्त, होर्डिंग के टाइम होती है। तो विलियम बेंटिक को आपको जानते ही हैं। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के विषय में बहुत सारी चर्चा हो ही चुकी है ना। रॉबर्ट क्लाइव के विषय में हमने अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले ही कि रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसको कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसको बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। ये बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर था। 1765 में, याद कर लीजिए पूरा, 1765 में पहली बार बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। हालांकि ये 1757 में जो प्लासी को था वो भी जीता था, आगे चल करके सहायक संधि भी करता है। तो इसमें पूछा था द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, जाहिर सी बात है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ये लागू की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहली दफा जो है 1765 में इसको लागू किया था, ठीक है दोस्त। तो इसको आप भूलिएगा मत, रॉबर्ट क्लाइव को। और किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए महाभियोग की बात करते हैं अगर, तो महाभियोग जो है वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। ये इसलिए चलाया गया था, ये 1788 में चला गया था। तो 1788 से लेकर के और 1795 तक इसके ऊपर महाभियोग की कार्रवाई हुई। किस लिए हुई थी? तो अन्यायपूर्ण और निरंकुश शासन के लिए, अन्यायपूर्ण निरंकुश शासन के लिए, निरंकुश शासन के लिए, ठीक है। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए, उसके जो काम थे उनको देखते हुए जो है उसके ऊपर जो महाभियोग था उसको समाप्त कर दिया। और ये कहा गया कि भाई कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जाती है, और ये वही हुआ था इसके साथ, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग जो था इसके ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था, ठीक है दोस्त। अब आपको लॉर्ड क्लाइव के विषय में पता ही है, आया था पहली दफा, कैसे क्या किया था अभी चर्चा कर चुके हैं। सहायक संधि के लिए, कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त के लिए याद किया जाता है। बात क्लियर है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर लेते हैं। क्या? 14 नंबर लेते हैं सर। क्या भैया? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी जनरल डायर। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया, यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं भैया, किसके ऊपर चला गया था? जॉन शोर तो था नहीं सर, क्लाइव था नहीं, डायर था नहीं। हालांकि डायर की हत्या कर दी गई थी इंग्लैंड में जाकर के, जनरल डायर की हत्या हुई थी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन पूछा क्या महाभियोग किसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था? तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, वारेन हेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी लॉर्ड इटली ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन ने। बताओ भैया भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो भैया दीवानी फौजदारी न्यायालय जो स्थापित हुआ था वो किसने स्थापित किया था? तो आपको पता है कि जो है अगर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस पे, तो आपको पता है कि भाई 1763 में एक कॉर्नवालिस संहिता आई थी। क्या था? कॉर्नवालिस संहिता आई थी, ठीक है दोस्त। तो कॉर्नवालिस संहिता जो आई थी इसमें क्या था? कॉर्नवालिस संहिता में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत था। क्या था? शक्तियों
के पृथक्करण का, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत था, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत था। ठीक है, और इसमें बताया गया था, इसके तहत शक्तियों के पृथक्करण के तहत ये कहा था कि भाई प्रशासन कोई और करेगा और न्याय प्रशासन और होगा। तो यहाँ से न्याय प्रशासन को पृथक्कृत किया गया था। किसको? न्याय प्रशासन को, जो आज आप देख पा रहे न्याय प्रशासन को पृथक किया गया कि इसके ऊपर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो न्यायिक संगठन की जो स्थापना है अगर देखा जाए तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल मार दीजिए उसको। हालांकि वो अलग बात है कि भाई लॉर्ड जो वारेन हेस्टिंग था, इसने जो है अलग से फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी, दीवानी न्यायालय की स्थापना की थी, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाएगा न्यायिक संगठन की स्थापना की बात, तो ये कॉर्नवालिस ही होगा। और कॉर्नवालिस को बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाता है कि भाई कॉर्नवालिस जो है इसने प्रशासन को पुनर्गठित किया था। प्रशासन का पुनर्गठन, अगर आपसे पूछे प्रशासन का पुनर्गठन जो है ये इसने ही किया था, पुनर्गठन इसने ही किया था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है दोस्त, तो इसको आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, और इसके तहत कर और जो है प्रशासन के पुनर्निर्माण के लिए ही जो है कर और न्याय, ये दो अलग अलग चीज़ होंगे भाई। कर आप दूसरे, न्याय अलग दूसरे, न्याय कर कोई और लगा, न्याय अपना अलग उसको कर दिया। ठीक है दोस्त, तो इसमें जो है हालांकि इसने प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए जो है राजस्व बोर्डों को भंग कर दिया, उसमें नए नए नियम बनाए और व्यक्तिगत व्यापार संबंधी नए नए नियम बनाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसने जो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन भी किया। आपको पता है कि सिविल सेवा का जनक भी इसको कहा जाता है। क्या? सिविल सेवा का जनक भी इसलिए इसको कहा जाता है कि भाई इसने जो है सारी चीज़ें कर ली। तो ये सारी चीज़ें हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन भी ऐसा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से होगा। मयो के टाइम में हमने बता ही दिया। मयो के टाइम में क्या हुआ था सर? तो लॉर्ड मयो के टाइम में जो है जनगणना हुई थी। पहली बात तो जनगणना हो गई थी, उसके बाद जो है जनगणना के साथ साथ फिर आगे चल करके मयो के टाइम में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना हो गई थी, है ना। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना हो रही थी तो उसी क्रम में, जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उसी क्रम में आगे चल करके फिर जो है ये अंडमान निकोबार देशों पर भ्रमण के लिए जाता है और यहीं पर उसकी क्या होती है? यहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? हत्या हो जाती है। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन के लिए आपको पता ही है भैया, इसने फूट डालो राज करो, है ना। भारत में जो कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करी गई थी कि साहब जो औरंगजेब था वही ये भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 16 नंबर पे। क्या भैया 16 नंबर? 16 नंबर निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कैनवेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जानी गई? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने, वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने या विलियम बेंटिक ने? किसने किया था भाई? मतलब ये कह सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा का जो प्रवर्तन है वो किसने किया था? तो भैया ये किया था आपका, देखिए ये कहाँ पूछा गया प्रश्न, ये IAS प्री 2010 में पूछा है और ये प्रश्न पीछे से पूछा, ये सेम टू सेम प्रश्न जो है BPSC ने पूछा। बस वहाँ पे क्या सिविल सेवा के जनक के रूप में माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस हो जाएगा। अब ये कॉर्नवालिस की कब्र भी आपसे पूछा सकता है कि भाई कॉर्नवालिस की जो है वो कब्र कहाँ है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसको जो है कॉर्नवालिस को और किसके लिए? अस्थाई बंदोबस्त, बहुत बार हम बोल चुके हैं अस्थाई बंदोबस्त। क्लास देख लीजिए, आप कोई सा एग्जाम दीजिए ना निकल जाए बताइएगा हमको। अस्थाई बंदोबस्त या इसी को इस्तमरारी प्रणाली बोलते हैं, इस्तमरारी प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और न्यायिक संहिता के लिए आपको पता ही याद किया जाता है, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में इसको याद किया जाता है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, जो कब्र बनी है, उस पर जो लिखा है, मैं गया था उसमें, तो उसमें लिखा 5 अक्टूबर 1805, उस पर ये तिथि अंकित है। तो हो सकता है आपसे भाई पूछ ले, क्योंकि एग्जाम का मूड क्या है कोई नहीं जानता। 5 अक्टूबर 1805 आप याद कर लीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं भैया। क्या है? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हुई। पीछे से स्पेशल मीन्स 2004 में पूछा है। विलियम बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में? बताओ भैया भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कब किया गया था? अभी हम जस्ट पढ़े हैं किसके साल में? कॉर्नवालिस के काल में। इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है।
अस्थाई बंदोबस्त का ये कह सकते हैं कि भाई इसने ही तैयार करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसकी कब्र हमने बता दिया कहाँ पे, गाजीपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को या जमींदार को? बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय प्रतिनिधि किसको कहा जाता? शानो शौकत, कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसको कहा जाता भैया? बताओ इसका राइट आंसर। अच्छा, अगर हम आपसे आज के क्रम में पूछे कि भैया सबसे जो है शानो शौकत की जिंदगी, या कह सकते हैं कि सबसे बीच की कड़ी जो है वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे? दरोगा को ही तो बताएंगे ना भैया, कि दरोगा जो है सब बहुत होते हैं। हुआ ये था कि जो 1793 में जो है कार्नवालिस कोड लेकर के आता है। ये कार्नवालिस कोड जो है लेकर के आता है, तो इसमें ये बताया जाता है कि साहब इसमें जो है जो जमींदार हैं उनको पुलिसिंग का जो कर्तव्य है उससे वंचित कर दिया गया। और ये कहा गया कि साहब इसमें जो है मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई पर्यवेक्षण जो है इसकी करेगा। तो दरोगा इस प्रकार दीवानी प्रांतों में कंपनी सरकार के लिए नियंत्रण का एक नया साधन बन गया। जैसा कि किसानों ने कंपनी बहादुर की आभा और अधिकार के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में देखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दरोगा जी। दरोगा जो है वो आज भी है और कल भी थे। जैसे नहीं होता कि एक कहानी लोग सुनाते हैं, जैसे कोई IAS बन के गया गांव में, तो कहा कि भैया IAS बन के क्या करी हो जो दरोगा न बन पाई हो। तो दरोगा क्या है तो दरोगा जो है ये बड़ी पोस्ट तब मानी जाती थी, आज भी है ही है। ठीक है दोस्त, अलग बात है कि आप डिप्टी SP बन जाइए या कुछ भी बन जाइए, तो वो अलग मुद्दा होता है, दरोगा अलग पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 19 नंबर पे। क्या भैया 19 नंबर, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में या वाराणसी में या गोरखपुर में? बताओ भैया, PCS मेंस 2011 का प्रश्न है। मतलब ये सारे प्रश्न आपको कहीं के रिपीटेड में देखिए, कोई BPSC में पूछा, कोई RAS में पूछा, कोई उत्तराखंड में पूछा, कोई IAS में पूछा, सारे प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा गाजीपुर में। हमने अभी आपको तिथि भी बताई थी, क्या लिखा था वहां पे? 5 अक्टूबर 1805। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ब्लैक पेन कहाँ भैया, आ जाओ तुम, गाजीपुर। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं क्या भैया अंतिम प्रश्न? अंतिम प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ऑप्शन ए, भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी, कंपनी के हक के लिए एक नियत आय प्रबंध करना। ऑप्शन डी, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। कौन सा एक लागू नहीं होता ये पूछा है। देखिए सर, अगर हम इसमें बात कर लें कि साहब इसमें क्या लागू नहीं होता है, तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बात बिल्कुल सही है। सहायक संधि का तो पहला यही था ना कि भाई हम आपको सेना देंगे, जैसे ये आपका राज्य है, हम आपको देंगे क्या? सेना देंगे, हम आपको सेना देंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, ये हमारा राज्य है, हम आपकी रक्षा करेंगे, तो आपकी हमारी रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित करना। नेपोलियन जो है जीत रहा था हर जगह से। उस समय जो है फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र, सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक जो है भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। तो भाई जब वेलेजली था, इसने कहा कि नेपोलियन आएगा और नेपोलियन का जो भय था उसको टालने के लिए सहायक संधि इसने शुरू कर दी थी। तो खतरे से सुरक्षित रहना बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, जाहिर सी बात है सुरक्षा हम देंगे, सर्वोच्चता हमारी तो होगी। तो इसमें आपका डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, कंपनी के लिए जो है नियत आय प्रबंध का करना ये नहीं है, क्योंकि भाई हम तो सैनिकों के लिए पैसा ले रहे, सैनिकों को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी भाई। इसमें ये भी था जैसे सहायक संधि जो थी कि भाई वो दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा, तो मतलब दुश्मन सहायता नहीं करेगा, दुश्मनों से बातचीत नहीं करेगा, कोई संधि नहीं करेगा उनके साथ। तो ये सारी चीजें थी, तो इससे इसका ही तो फायदा था। नियत आय का प्रबंध का कोई उद्देश्य इसका नहीं था। इसका मेन उद्देश्य था कि वो खतरे से सुरक्षित रहे और एक बड़ी सेना बन जाएगी, तो भाई युद्ध करने में आसानी हो जाएगी उसको, और उसका पैसा भी नहीं लग रहा, पैसा तो वहाँ के राजा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।